कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन फुटबॉल मैच को देखते हैं, जहां पर वीआईपी स्टैंड में निकी नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ बैठा हुआ था। मैच चल रहा था, लेकिन निकी का ध्यान मैच से ज्यादा पब्लिक के ऊपर था। निकी ने एक खूबसूरत लड़की को सीट से उठकर जाते हुए देखा और उसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाई और कहा कि देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलट कर देखेंगे। वहां बैठे हुए एक आदमी लियोन ने कहा कि मुझे भी शर्त में हिस्सा लेना है, जिसके लिए निकी भी मान गया। सबने मजाक में $10 की शर्त रखी और काउंटिंग शुरू कर दी। जब लड़की स्टैंड से बाहर निकल गई तो आखिर में पूरी गिनती आई कि 7 लोगों ने उसे पलट कर देखा। इस शर्त में जेस ने सबसे पास का नंबर 8 गैस किया था, इसलिए वो शर्त जीत गई। लियोन बिना किसी झिझक के पैसे दे देता है और फिर उसने अगला राउंड शुरू करने को कहा। इस बार शर्त ये थी कि अगला फाउल कौन करेगा। उस पर जेस ये कहकर बाहर हो गई कि मुझे इस गेम की कोई नॉलेज ही नहीं है, लेकिन निकी शर्त के लिए मान जाता है और उसने $1000 की शर्त लगाई। सीटी बजते ही रेफरी ने फाउल का सिग्नल दिया और निकी ने जिस टीम पर दांव लगाया था वो सही निकला और निकी ये शर्त जीत जाता है और उसने पैसे अपनी पॉकेट में डाल लिए। लियोन शर्त हारने के बाद भी और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा कि अब की बार $5000 की शर्त लगाते हैं। इस बार का सवाल ये था कि अब की बार वो खिलाड़ी बॉल को पास करेंगे या उसे लेकर दौड़ेंगे। निकी 5000 का दांव खेलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार वो भी मान जाता है। लियोन ने गेस किया कि वो भागेंगे और निकी ने कहा कि पास करेंगे और सीटी बजते ही प्लेयर ने सच में बॉल लेकर दौड़ लगा दी, जिस वजह से निकी अब $5000 हार गया। अब निकी ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, 5000 हार गया, अब ये गेम बंद करते हैं और उसने जेस से कॉफी पीने चलने को कहा। लेकिन लियोन ने उनसे कहा कि तुम वीआईपी स्टैंड में बैठे हो, पैसा तो है तुम्हारे पास, $5000 से क्या होता है, एक और बाजी खेलो, इस बार $10,000 की बेट लगाते हैं। और आखिरकार निकी मान जाता है। और अब सवाल था कि ये प्लेयर अगला पास सही तरीके से कामयाब कर पाएगा या नहीं। निकी ने प्रेडिक्ट किया कि हाँ, पास दे देगा ये, लेकिन दूसरी टीम ने पास को बीच में ही रोक लिया। अब निकी $15,000 हार चुका था। पैसे निकालते हुए निकी थोड़ा परेशान होता है, लेकिन उसने थोड़ा सोचा और कहा कि चलो इस बार 50,000 की बेट लगाते हैं। ये सुनकर जेस चौंक गई, लेकिन निकी गुस्से में दिख रहा था। इस वक्त किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी और वो अगली शर्त फिर से हार गया, जिसके बाद उसे 50,000 और देने पड़ गए। अब जेस ने उसे तुरंत रुकने को कहा, लेकिन निकी के ऊपर उसका गुस्सा और ईगो सवार हो गया। उसने बिना सोचे समझे अगली शर्त लगा दी $1,00,000 की। लियोन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। निकी ने बिना कुछ ज्यादा कहे कैश का पूरा एक बंडल टेबल पर रख दिया। इसके बाद तो लियोन भी एक्साइटेड हो गया। अब निकी ने शर्त लगाई कि अगला पास देखना इंटरसेप्ट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, लेकिन इस बार फिर से पास कामयाब हो गया। निकी ने अब लाखों डॉलर्स का नुकसान कर लिया था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। उसकी इस हरकत से जेस भी बहुत हैरान थी, लेकिन अब गेम बहुत ज्यादा तगड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी। निकी ने कहा कि मेरे पास $1 मिलियन बचे हैं, पूरी शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। इस बार ताश के पत्तों से फैसला होगा। लियोन लगातार जीत रहा था तो अब वो खुशी से पागल हो रहा था। उसने निकी को एक एटीएम मशीन की तरह देखना शुरू कर दिया। लियोन ने अपना पत्ता निकाला, जो था 5 का पंजा। निक को अब बस 5 से बड़ा पत्ता निकालना था। निकी के जीतने का चांस काफी ज्यादा था। निक ने पत्ता उठाया और बहुत ही कॉन्फिडेंस से पलटा, लेकिन उसकी तो सिर्फ तिगी निकलती है और निकी ये बेट भी हार जाता है। ये सब देखकर तो जेस बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। निकी ने जब गेम स्टार्ट की थी तो सिर्फ $4000 लगाने का मूड था, लेकिन अब तक वो $1 मिलियन हार चुका था, यानी लगभग 9 करोड़ रुपए के करीब। इस शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, तो उसने चुपचाप जेस का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। उसका मन बहुत दुखी था, लेकिन लियोन अभी भी उसे और चिढ़ाने लगा। लियोन ने कहा कि यही होता है बड़े लोगों के साथ खेलने का नतीजा। अब निकी ने रुककर एक और शर्त लगाई, $2 मिलियन की। अब आइडिया थोड़ा नया था। निकी ने चैलेंज दिया कि लियोन किसी भी रैंडम प्लेयर को दूरबीन से चुन सकता है और अगर निकी ने उसका जर्सी नंबर सही से गेस कर लिया तो जीत उसकी। लियोन को निकी पर थोड़ा शक भी था कि कहीं निकी कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहा। फिर निकी उसे कहता कि चलो मैं गैस भी नहीं करूंगा, इस बार जेस गैस करेगी। जेस ने गुस्से से निकी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है और वो निकी से कहती है क्या चांस है कि इतने लोगों में मैं जिसका जर्सी नंबर बोलूंगी वही होगा। यह कहकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन लियोन के बॉडीगार्ड ने उसे जाने से रोक लिया और उनके बीच थोड़ी बहुत बहस हो गई। फिर जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया और निकी ने उससे कहा कि बस ग्राउंड में नजर घुमाओ और जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे वो बोल दो। लियोन ने दूरबीन उठाई और एक प्लेयर को चुना, जिसके बाद जेस ने दूरबीन ली और पूरी फील्ड को चेक किया। हर तरफ उसे जर्सी नंबर ही दिख रहे थे। तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निकी की बात याद आई कि जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे उसे चुन लेना। वहां उनका दोस्त फरहाद 55 नंबर की जर्सी पहने हुए था। जेस को समझ आ
आ गया कि ये सब निकी के प्लान का एक हिस्सा था। उसने कहा नंबर 55 और वो एकदम सही जवाब था। उसके जवाब से लियोन दंग रह गया। जैस भी कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई कि निकी को पहले से कैसे मालूम था कि लियोन उसी नंबर को सिलेक्ट करेगा जो मैं बोलूंगी। लेकिन इस वक्त ये सब जरूरी नहीं था। वो शर्त को जीत चुके थे तो उन्होंने $1 मिलियन का प्रॉफिट किया और सारा हारा हुआ पैसा भी वापस मिल गया। 2 बड़े कैश से भरे हुए बैग लेकर वो स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं। कार में निकी ने जैस को बताया कि ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। वो लियोन को काफी समय से ट्रैक कर रहे थे। दरअसल लियोन हाई सोसाइटी में अपनी जुआ खेलने की बुरी आदत के लिए मशहूर था। उसके सामने कोई कुछ भी शर्त लगाए वो कूद पड़ता था। निकी की टीम ने ये पूरा प्लान बनाया था। जैसे ही लियोन ने अपने होटल रूम से बाहर कदम रखा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 डाला गया। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन में भी 55 लिखा था। स्टेडियम के रास्ते में साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर था और उन्होंने उसे सिर्फ ये नंबर दिखाया नहीं बल्कि सुनाया भी। मैच देखने आते वक्त उन्होंने लियोन की गाड़ी में एक गाना चलवाया था जिससे उसे बार बार 55 नंबर का हिंट मिले। उस गाने में 124 बार 55 जैसी आवाज निकल रही थी, जिस वजह से लियोन का दिमाग बार बार उस नंबर की तरफ खींचा जा रहा था। साथ ही उसे फराद की एक फोटो भी दिखाई गई थी जिससे वो एक विजुअल मेमोरी बन गई। जब वो दूरबीन से देख रहा था तो उसका दिमाग नेचुरली नंबर 55 की तरफ गया और जैस ने फराद को देखते ही 55 कह दिया। जैस को पहले से कुछ भी इसलिए नहीं बताया गया था ताकि पूरी गेम के दौरान उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल असली रहे, ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। ये सब सुनकर जैस निकी से पूरी तरह इंप्रेस हो गई। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले जाती है जहां पर निकी एक कमरे में बेड पर था। उसके पास में ही जैस बैठी थी जिसे वो बस कुछ ही देर पहले मिला था। तभी अचानक से एक धमाके के साथ रूम का दरवाजा खुलता है और एक आदमी निकी को गन पॉइंट पर लेकर उसे शूट करने की धमकी देने लगता है। यहाँ जैस डरते हुए कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और पहले ही ये काफी मर्डर्स कर चुका है। लेकिन निकी डरने की बजाय उस इंसान से कहने लगता है कि तुम्हें मुझे मार देना चाहिए क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और वैसे ही मैं जल्दी मरने वाला हूँ। निकी उससे बचने की बजाय उल्टा खुद को मारने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सामने खड़ा इंसान निकी को शूट नहीं करता। कुछ ही देर में जैस हैरान होते हुए कहती है कि ये हमारा प्लान पहले से समझ चुका है। असल में निकी को बातों में फंसाना और रूम तक लेके आना, ये सब कुछ जैस का ही प्लान था। वो ऐसे ही लोगों को डराकर उनसे पैसे लूटा करती थी, लेकिन इस बार उसका ये प्लान फेल हो गया क्योंकि निकी उन लोगों की चाल पहले से समझ चुका था। उसने कैंसर वाली बात भी झूठ बोली थी। उसके बाद निकी बिना पैसे दिए ही वहां से निकल जाता है। निकी उनका प्लान इसलिए समझ पाया क्योंकि वो भी एक स्कैमर था। वो भी दूसरे लोगों के साथ स्कैम किया करता था। अगले सीन में जब जैस होटल से निकलकर जा रही थी तब निकी भी उसके साथ साथ चलने लगता है और जैस को कॉफी के लिए पूछता है। क्योंकि निकी ज्यादा ही सातिर था तो पहले ही जैस काफी इंप्रेस हो गई थी, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में जैस निकी से चोरी करने की ट्रिक्स के बारे में पूछने लगती है तो निकी उसे बताता है कि ये सारा गेम फोकस का है। इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता और ये सब बताते हुए ही वो जैस के हाथ से घड़ी और उसका वॉलेट चुरा कर दिखाता है। ये सब देखकर जैस शॉक रह जाती है। अगले दिन जैस की जिद की वजह से निकी उसे ये दिखाने के लिए भी मान जाता है कि वो लोग एक टीम में कैसे काम करते हैं। यहाँ जैस निकी की टीम का हिस्सा बनकर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाती है। निकी बिल्डिंग के ऊपर से उन सब पर नजर रख रहा था। निकी की टीम का एक मेंबर जैस को समझाता है कि किस तरह से हम लोग चोरी को अंजाम देने वाले हैं। फिर ये लोग अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ जैस चोरी करने के मामले में तो निकी की टीम मेंबर से भी काफी आगे निकल चुकी थी। ये देखकर निकी के साथ साथ उसके टीम मेंबर्स भी काफी हैरान होते हैं। जैस असल में इतनी भी बेवकूफ नहीं थी जितना कि निकी उसे समझ रहा था। आगे निकी जैस को वो एक जगह दिखाता है जहाँ से चोरी का सामान बेचा जाता है। यहाँ चोरी किया गया काफी महंगा सामान पड़ा था। जैस को यहीं पड़ा एक नेकलेस पसंद आ जाता है, लेकिन निकी उसे वापस उसी जगह रखवा देता है। निकी जैस को समझाते हुए कहता है कि हम लोग उतने भी अमीर नहीं हुए कि आराम से मौज-शौक की जिंदगी जी सके। ये सब सिर्फ एक फैंटेसी है। इसके बाद निकी जैस को एक की कार्ड देते हुए कहता है कि अभी हमें साथ में काफी काम करना है। निकी ने जैस के लिए होटल में एक रूम का अरेंजमेंट करवा दिया था, लेकिन जैस की बातों से लग रहा था कि वो आज रात निकी के साथ बिताना चाहती। आगे निकी के कहने पर जैस एक कैब पकड़कर अपने होटल में पहुंच जाती है। अभी भी जैस निकी के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन तभी उसे डोर बेल की आवाज सुनाई देती है। जब जैस दरवाजा खोलती है तो सामने निकी खड़ा था। निकी को देखते ही जैस उसे किस करना शुरू कर देती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। अगले दिन हम जैस को फरहाद के साथ रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देखते हैं। फरहाद निकी का ही एक फ्रेंड है और फरहाद की बातों से हमें समझ आता है कि वो निकी के साथ पिछले कई सालों से काम कर रहा था। ऐसे ही बातें करते हुए अचानक से फरहाद को दौरे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जैस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये सब भी असल में निकी की टीम का प्लान था। जैसे ही रेस्टोरेंट में बैठे अमीर लोगों का फोकस
फोकस फरहाद की तरफ जाता है, जैस और उसके टीम मेंबर्स यहाँ मौजूद लोगों की कीमती चीजें चुराने लगते हैं। कुछ ही देर बाद ये लोग एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम निकी और उसके फ्रेंड्स को पार्टी करते हुए देखते हैं। निकी सबको कांग्रेट्स करते हुए कहता है कि अब की बार हमने $1.2 मिलियन का टारगेट अचीव किया है। इसके बाद निकी का एक पार्टनर उसे सारे पैसे देते हुए कहता है कि इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और इससे गैम्बलिंग मत करना। अगले सुबह निकी जेस को एक फुटबॉल मैच देखने ले गया था, जहां उसने जेस के सामने वो पूरा स्कैम किया और उसे दिखाया कि कैसे कुछ ही मिनटों में हम $1 मिलियन कमा सकते हैं। ये सब खत्म होने के बाद निकी जेस को कार में वो सब प्लान बता रहा था जो उन्होंने किया था। निकी की बातें सुनकर जब जेस उसे किस करने की कोशिश करती है, तब निकी कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। ये कहकर निकी जेस को उसका कुछ हिस्सा देकर यहाँ से निकल जाता है। हालांकि जेस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निकी बिना ज्यादा बात किए ही यहाँ से निकल जाता है। निकी के जाने के बाद हम जेस को रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो निकी को चाहने लगी थी और निकी के इस तरह से अचानक से चले जाने की वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सीन यहीं कट होता है और हमें 3 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। अब हम निकी को एक और रईस आदमी को लूटने का प्लान बनाते हुए देखते हैं। इसका नाम है गैरिग। क्योंकि गैरिग स्पोर्ट्स कार का शौकीन है, इसलिए उसे कार मेंटेनेंस के लिए एक अच्छा इंजीनियर चाहिए था। निकी अपने आप को एक अच्छा इंजीनियर बताकर गैरिग से इंट्रोड्यूस करता है। निकी के निकलने बाद गैरिग का बॉडीगार्ड उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसी शाम हम निकी को एक पार्टी में देखते हैं। दरअसल गैरिग ने ही उसे इस पार्टी में बुलाया था। यहाँ निकी को जैस भी दिखाई देती है और जब जैस गैरिग को किस करती है, तब निकी को समझ आता है कि जैस गैरिग की गर्लफ्रेंड है। ये देखकर निकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहां से बाहर निकलने के बाद जैस निकी को बताती है कि गैरिग मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम भी उसके साथ मेरे बारे में कुछ भी बात मत करना। निकी अब तक काफी शराब पी चुका था। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि जैस उसकी आंखों के सामने किसी और आदमी के साथ रोमांस कर रही है। नशे की हालात में निकी गैरिग के फेस पर जोर से मुक्का मारता है, जिसके बाद निकी को पकड़कर वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि निकी नशे में था, इसलिए गैरिग उसकी इस हरकत के लिए उसे काम से नहीं निकालता। अगले दिन जब गैरिग का मैनेजर निकी को काम के बारे में समझा रहा था, तो स्विमिंग पूल के पास वो जैस को आते हुए देखता है। यहाँ फिर से जैस और गैरिग एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं, इसलिए निकी का ध्यान बार बार जैस की तरफ जा रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद निकी जैस के पास जाकर उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसे छोटे कपड़ों में नहीं घूमना चाहिए। यहाँ कुछ ऑस्ट्रेलियंस भी हैं जो तुम्हें अजीब तरह से देख रहे हैं, लेकिन जैस उसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से निकल जाती है। आगे हम निकी और जैस को किसी और जगह बातें करते हुए देखते हैं। जैस उससे 3 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है। जैस पूछती है कि तुम अचानक से मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। निकी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी बातों से जैस को कन्विंस नहीं कर पाता। इसके बाद निकी अपने पुराने दोस्त फरहाद की मदद से जैस को कन्विंस करने का प्लान करता है, क्योंकि फरहाद जैस का काफी अच्छा दोस्त था। निकी फरहाद को वही नेकलेस लेकर भेजता है जो जैस ने कभी चोरी के सामान में पसंद किया था, और फरहाद के कहने पर जैस फिर से निकी से मिलने के लिए मान जाती है। आगे निकी की बातों से जैस को समझ आता है कि वो जैस के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन जैस ये कहकर वहां से निकल जाती है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। अगले सीन में निकी जब नाराज होकर होटल में वापस आता है, तो जैस वहां पर पहले से ही उसके रूम के बाहर बैठी थी। इसे हमें समझ आता है कि जैस अभी भी निकी को चाहती है, इसलिए वो चाहकर भी अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक पाई। कुछ ही सेकंड्स में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हुए रूम के अंदर जाते हैं। अगली सुबह अचानक से गैरिग का बॉडीगार्ड निकी से मिलने के लिए आ जाता है। जब बॉडीगार्ड को निकी के रूम में किसी और के होने का एहसास होता है, तो वो निकी के रूम की तलाशी लेने लगता है, लेकिन काफी तलाशी लेने के बाद भी उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। दरअसल जैस बॉडीगार्ड से छिपने के लिए दूसरी बालकनी में छिप गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके रिलेशनशिप के बारे में गैरिग को कुछ पता चले। अगले सीन में गैरिग का एक आदमी निकी को उसके काम के लिए पैसों से भरा एक बैग देता है। इसी दौरान हम निकी को एक लैपटॉप में से कुछ ट्रांसफर करते हुए देखते हैं। दरअसल निकी ने गैरिग के कुछ सीक्रेट डिजाइन चुरा लिए थे। डिजाइन चुराने के बाद निकी उन डिजाइन को गैरिग के क्लाइंट को ही कम पैसों में बेच देता था। उसी रात निकी उन पैसों को लेकर जैस के साथ यहाँ से फरार होने की सोचता है। जब निकी जैस को एक कार में लेकर यहाँ से निकल रहा था, तभी गैरिग का एक आदमी रास्ते में ही निकी की कार को टक्कर मार देता है। अगले सीन में हम निकी और जैस को कुर्सियों पर बंधा हुआ देखते हैं। असल में गैरिग को पहले से ही आइडिया था कि निकी उसे लूटने के लिए यहाँ आया है, इसलिए गैरिग ने अपने कुछ साथियों को उस पर नजर रखने के लिए कहा था। फिर गैरिग निकी से पूछता है कि तुमने इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद तुम्हें मेरे पासवर्ड के बारे में कैसे पता चला। तो निकी बताने लगता है कि जब से मैंने तुम्हें जैस के साथ देखा था, तभी से मैंने जैस के करीब आना शुरू कर दिया था। जो नेकलेस मैंने जैस को दिया था, मैंने उसमें एक माइक्रोचिप फिट की थी, और जैसे ही जैस तुम्हारे बेडरूम में गई, वैसे ही उस चिप के कांटेक्ट में आते ही तुम्हारे लैपटॉप का एक्सेस मेरे पास आ गया,
और मुझे तुम्हारे पासवर्ड का पता लग गया। फिर निकी कहता जैस को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, मैंने इसे बेवकूफ बनाया था। ये सब सुनने के बाद गैरिक और उसका बॉडीगार्ड हंसने लगते हैं। जब गैरिक जैस के मुंह पर लगी टेप उतारता है तब जैस बताती है कि मैं कभी गैरिक के बेडरूम में गई ही नहीं, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे। यहाँ हमें समझ आता है कि जैस भी गैरिक को लूटने के इरादे से यहाँ आई थी। पार्टी वाली रात जैस ने पहले से ही निकी को देख लिया था और उसने जानबूझकर गैरिक के करीब जाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जैसे वो लोग रिलेशनशिप में हो। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ जैस ये कहते हुए निकी से झगड़ने लगती है कि तुम एक झूठे इंसान हो, तुम कभी सच नहीं बोलते, इसी वजह से अब हम दोनों मरने वाले हैं। इसके बाद निकी जब फिर से अपनी एक कहानी बताने लगता है तब गैरिक का बॉडीगार्ड अचानक से उसके सीने पर गोली चला देता है। वो कहता है कि अब हम इसकी ओर झूठ नहीं सुन सकते। इसके बाद वो बॉडीगार्ड जैस को शूट करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर गैरिक उसे रोकते हुए कहता है कि मैं पुलिस का कोई लफड़ा नहीं चाहता। गैरिक बॉडीगार्ड को ये कहकर वहां से निकल जाता है, अब तुम ही इस मामले को खत्म करो। अब तक निकी की सांसें रुक चुकी थी। गैरिक के निकलने के बाद वो बॉडीगार्ड अपनी एक किट की मदद से फिर से निकी को होश में लाते हुए कहता है कि मैंने इसके दिल पर गोली नहीं चलाई थी, जल्दी ये होश में आ जाएगा। यहाँ जैस को समझ आता है कि ये बॉडीगार्ड और कोई नहीं बल्कि निकी का पिता है। निकी को होश में लाने के बाद वो जैस की मदद से पैसों से भरे बैग्स और निकी को लेकर एक कार में हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ जैस को समझ आता है कि गैरिक को लूटने की प्लानिंग निकी ने 3 साल पहले ही शुरू कर दी थी। 3 सालों से निकी का पिता गैरिक के लिए बॉडीगार्ड का काम कर रहा था ताकि वो गैरिक का भरोसा जीत सके। अपने पिता की मदद से ही निकी ने गैरिक के लैपटॉप का पासवर्ड हासिल किया था। निकी के कहने पर ही उसके पिता को उस पर गोली चलानी पड़ी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता था कि गैरिक उन दोनों को ही जान से मार डालता। फिर मूवी के एंड में हम जैस और निकी को हॉस्पिटल में जाता हुआ देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।